मीडियम्स मतलब उस दुनिया से इस दुनिया के बीच में कन्वर्सेशन कराने के मीडियम। वो दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। कई लोग आते हैं कि भाई हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, आप बात करा दीजिए। अगर वो स्पिरिट कुछ आपको जाते जाते कहना चाहती थी, वो आत्मा कुछ बताना चाहती थी, तो वो आत्मा खुद कांटेक्ट करेगी रीडिंग के दौरान और आपको मैसेज मिल जाएगा। जैसे क्रिस्टल बॉल गेजिंग में करती हूँ, आपके लिए तो वो एक खाली बॉल है ना, आप साइकिक हो तभी आपको उसके अंदर दिखेगा। हमने पास्ट में जो कर्मा किए उनका इन कार्ड से लिंक किस तरीके से हो पाता है? देखिए, ये जितना भी ब्रह्मांड है, इसमें सबसे पहले कुछ था तो सिर्फ ऊर्जा थी। आप बताते हो जो भी भविष्यवाणियां होती हैं या जो भी आप प्रेडिक्शन करते हो, क्या वो 100% एक्यूरेट होती है, सही होती है? अगर रीडर आपका सही है, उसको प्रॉपर्ली पता है कि कैसे आपको वो कम्युनिकेट करना है या कैसे उस एनर्जीज को प्रॉपर्ली एक्सेस करना है या वो वाइब्स पिक कर सकता है, 100 नहीं 500% एक्यूरेट होती है। हेलो फ्रेंड्स, लीजिए आज फिर आपके सामने हम हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज की हमारी गेस्ट हैं स्पिरिचुअल लाइफ कोच मोनिका अग्रवाल जी। ये टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी मास्टर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और कॉफी कप रीडर हैं, यानी ये बहुत सी मॉडलिटीज की मास्टर हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं टैरो कार्ड और कॉफी कप के बारे में डिटेल से। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मोनिका जी, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, तो एक बात बताइए कि ये जो ताश के पत्तों की तरह दिखने वाले टैरो कार्ड होते हैं, इनसे आप फ्यूचर या प्रेजेंट की सिचुएशन किस तरह बता पाती हैं? देखिए सोनम जी, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है, ये प्रेडिक्शन उसका एक पार्ट है। बट टैरो कार्ड रीडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट टेलिंग द फ्यूचर, मतलब खाली फ्यूचर बताना ही इसका वो फोटे नहीं है। जो लोगों को थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन होता है ना कि हम टैरो कार्ड कराने जा रहे हैं, तो हमें एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि आगे ये होने वाला है और ये पत्थर की लकीर है। उसमें थोड़ा-सा कैच ये है कि ये गाइडेंस होता है। आपने जो कर्मास पास्ट में करे हैं, जो आप अभी कर रहे हैं, जो आपके पास्ट लाइफ में रहे हैं या इस जन्म के भी पास्ट में जो आपने कर रहे हैं, उन एनर्जीज को, उन कर्मास को एक्सेस करने का पावर एक टैरो कार्ड रीडर और इन कार्ड्स के ज़रिए यूनिवर्स से हम एक्सेस करते हैं और वो हम आपको बताते हैं और उसके अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं कि देखिए आज आपने जो कर्मास परफॉर्म करे हैं या जो आप कर रहे हैं, आज के हिसाब से हमको आपका ये कल दिख रहा है, ये होने वाला है। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्टेन है कि भई ये होगा तो ये होगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपने ये करा इसलिए ये हो रहा है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक बच्चा है, अगर मैं उसको बता रही हूँ कि भई तुम एग्ज़ाम देने जाओगे, तुम पास हो जाओगे और तुम 90% लाओगे या तुम 80% लाओगे, अब उसने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया, तो वो कहाँ से लेकर आएगा? एग्ज़ाम में शीट्स खाली छोड़ आया। तो इट्स अ कर्मा बेस्ड थिंग्स। यहाँ पे टैरो कार्ड्स के ज़रिए वी एक्सेस द एनर्जीज़ फ्रॉम द यूनिवर्स एंड द सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन जो होता है सीकर का, उसमें सब कुछ स्टोर्ड है। वहां से वो हम एक्सेस करते हैं, वो पावर होता है हमारे पास और उस एनर्जीज के अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कैसे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और किसको अडेप्ट करना है आपको अपनी लाइफ में, वो गाइडेंस हम देते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि ये हम्म। जो टैरो कार्ड्स होते हैं, मतलब ये बेसिकली बहुत एक नॉर्मल नॉर्मल एक कार्ड्स की तरह हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इस समय, या हमने पास्ट में जो कर्मा किए, उनका इन कार्ड से लिंक किस तरीके से हो पाता है? देखिए, ये जितना भी ब्रह्मांड है, इसमें सबसे पहले कुछ था तो सिर्फ ऊर्जा थी। हुँ। उस ऊर्जा से ही सृष्टि की रचना हुई। चाहे वो आप किसी भी धर्म की बात कर लें, हर जगह इसका वर्णन है। तो दिस इज़ ये हमें 8th क्लास में इवन साइंस में भी पढ़ाया गया है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो जो भी एनर्जीज होती हैं वो उस पे एक फ्रीक्वेंसी पे हम काम करते हैं। मान लीजिए हम एफएम चला रहे हैं तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग-अलग चैनल्स हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इस धरती पे जो लोग हैं, ब्रह्मांड में जो जीव हैं या जो भी हमारी मतलब वाइब्रेशंस हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही हैं। उन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज और जो कर्मास हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, ये भी हम एक कर्मा कर रहे हैं। ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, इनकी जो छाप होती है, जो इनकी ऊर्जा होती है या जो इनकी इम्प्रिंट्स। मेमोरीज होती हैं, इम्प्रिंट्स होते हैं, वो जाके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो जाते हैं, जो कि कॉन्शियसली हमें पता भी नहीं होता कि कब हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जो जाके हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो गया। जब वैसा ही कुछ सिमिलर हमारे साथ दोबारा होता है और वो वहां के इम्प्रिंट्स निकल कर आते हैं और वो इस बार ये थोड़ा बड़ा बन के निकलता है, तब
तब भी कई बार क्या होता है, कॉन्शियसली तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो जब हम टैरो कार्ड रीडर की बात करते हैं, इन कार्ड्स के ऊपर एक इमेजेस होती हैं। ये इमेजेस डिवाइन इमेजेस हैं, जो बहुत साल पहले करीब करीब 18 में कुछ ऑकल्टिस्ट ने डिस्कवर करा था कि ये खाली तस्वीरें नहीं है, इन तस्वीरें कुछ कहती हैं और डायरेक्टली ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ वाइब्रेट करती हैं। तो उनको रीड करने का जो एक टेक्निक होता है, जो एक पावर होता है, जो एक साइकिक पावर होता है, या आप कह लें कि एक गॉड गिफ्टेड पावर होता है, और थोड़ा सा साइंस होता है, विज्ञान और स्पिरिचुअल पावर्स को मिलाकर वो टेक्निक डेवलप करी जाती है, या उस टेक्निक से हम उन कार्ड्स को रीड करते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी एनर्जीज को एक्सेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम गाइड करते तो क्या मोनिका जी, जैसे अगर मैंने एक टैरो कार्ड से कार्ड पिक किया, हैं। तो क्या अगर कोई भी जो टैरो कार्ड से कार्ड पिक करता है, उसकी जो आप बताते हो, जो भी भविष्यवाणियाँ होती हैं या जो भी आप प्रेडिक्शन करते हो, क्या वो 100% एक्यूरेट होती है, सही होती है? एक्यूरेसी का ऐसा है कि अगर रीडर आपका सही है, उसको प्रॉपर्ली पता है कि कैसे आपको वो कम्युनिकेट करना है, या कैसे उस एनर्जीज को प्रॉपर्ली एक्सेस करना है, या वो वाइब्स पिक कर सकता है, 100 नहीं 500% एक्यूरेट होती है। लेकिन जैसा ओह! कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्यूरेसी को आप किस मापदंड पे कर रहे हैं। भई हुँ। मैंने आज आपको बता दिया कि आपको जॉब 1 महीना में लगेगी, आपको ये करना है तो लगेगी, मतलब कि आपको अप्लाई करना है, आपको ये एफर्ट्स डालने हैं, बट आप ये सोच के बैठ गए कि भई मुझे तो 1 महीने बाद लगेगा ही लगेगा, और आपने कोई एफर्ट्स नहीं करे, तो एनर्जी शिफ्ट होंगी। फिर आप बोलोगे प्रेडिक्शन गलत है या सही है। तो जब हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, उसके साथ अगर हम कुछ गाइड करते हैं कि आपको ये करना है, तो वो आपको करना है, तभी वो एनर्जीज फॉर्म हो रही हैं। हुँ, क्योंकि हुँ। अब क्वेश्चन क्या होता है ना, कई लोग ये पूछते हैं कि मैम किस्मत में जो लिखा है वो ही होगा। तो फिर हमें जान करके करना है, या जो हमें काम क्या करना है, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही होगा। क्या पता किस्मत की किताब में ये लिखा हो कि आप ये करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो हुँ, किस्मत किसने देखी है, या आपने वो किताब पढ़ी है क्या? तो हुँ। इसीलिए ये चीज़ बताई जाती है कि भई देखिए, दीज़ आर द एफर्ट्स यू हैव टू पुट इन, एंड देन दीज़ थिंग्स कैन कम ट्रू, एंड इफ यू डू दिस, दिस विल हैपन, इफ यू डोंट डू दिस, दिस विल हैपन। तो इसी तरह से एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आपका जो रीडर है, वो कितना एक्यूरेट है, वो कैसे वाइब्रेशंस पिक कर सकता है, और जो सीकर है वो कितना ओपन माइंड के साथ आया है आपके पास। बोथ वे टीम वर्क होता है एक तरह से ये। हुँ। मोनिका जी, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो राइट। क्या ये जो नंबर्स होते हैं, इनका भी हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट होता है? नंबर्स का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट टैरो का जो साइंस है वो तो वेस्टर्न से 18 समथिंग में डिस्कवर हुआ है, जो कि इंडिया में आते-आते टाइम लग गया। वहाँ से वो इटली से जाते-जाते यूरोप में गया, उसके बाद कमर्शियलाइज़ हुआ और फिर इंडिया में आया। बट अंकशास्त्र तो हमारी बहुत प्राचीन विद्या है। हमारे हिंदुस्तान की विद्या है अंकशास्त्र। हमारे जो 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 पहले बड़े-बड़े ऋषि-मुनि होते थे, उस समय ये कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, ये नंबर्स का इस तरह से साइंस नहीं होता था। वो कोड़ियों के ज़रिए नंबर गिन के अपने डेट ऑफ बर्थ एंड जन्म पत्रियाँ बना देते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। ये शास्त्र तो हमारा बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, हम जिस तारीख को जन्म लेते हैं और उसके बाद जिस मंथ में जन्म लेते हैं, जिस ईयर में जन्म लेते हैं, वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो डेस्टाइन्ड होता है। हुँ, हुँ। कैसे डेस्टाइन्ड होता है? अब आज की तारीख में तो एक बहुत नया ट्रेंड चल गया है कि वो कोई बच्चा जन्म लेने वाला है, तो आप उससे पूछ लीजिए कौन सी डेट लकी है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने डेट्स बताई हैं, लेकिन अगर बच्चे ने जन्म लेना है जिस तारीख में, उसमें आगे-पीछे वो सिचुएशन या हालात बन ही जाएँगे। उसको जिस तारीख पे जन्म लेना है, वो उसी तारीख पे जन्म लेगा। तो हर नंबर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। हर नंबर की एक वाइब्रेशन है। जैसे एक नंबर है सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है। अगर हम वैदिक में जाएँ, अगर हम वेस्टर्न में जाएँ, पाइथागोरियन में जाएँ, तो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था जिसने ये डिस्कवर करा था। उसने एक नंबर की एक प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। तो चाहे वेस्टर्न हो चाहे वैदिक हो, प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होती हैं। तो 1 नंबर की एक क्वालिटी है, 2 नंबर की एक क्वालिटी है, 3 नंबर की एक क्वालिटी है। उन नंबर के कॉम्बिनेशन से आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके लाइफ पाथ, यानी कि टोटल जो आपका ईयर एंड मंथ को मिला के जो आपके लाइफ का पर्पस है, वो पता चलता है। फिर आपका जो नाम रखा जाता है, वो भी एक कोइंसिडेंस नहीं होता, वो सिचुएशंस ही बनती हैं। अब न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपका नाम की जो वाइब्रेशंस है, वो कैच नहीं कर रही हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं जा रही हैं। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 नंबर, आपका नाम कुछ ऐसे नंबर में आ रहा है जो 6 नंबर के अपोजिट वाइब्रेशंस में है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या आपको जो डेस्टाइन्ड होता है उस नंबर से जो मिलना होता है, वो आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हल्का सा एक अल्टरेशन स्पेलिंग में कर या उसकी वाइब्रेशंस को वाइब्रेट करा जाता है, चेंज करा जाता है, ताकि जो चीज़ आपके डेट ऑफ बर्थ एंड लाइफ पाथ के साथ है वो वाइब्रेट करे, एक सेम फ्रीक्वेंसी पे आपको लाया जाता है, ताकि आपको वो चीज़ें बेनिफिट होना शुरू हो जाए, आपकी लाइफ एक प्रॉपर ट्रैक पे चले, एक स्टेबल लाइफ आपको मिले।
तो मोनिका जी, जैसे आपने बताया कि नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हम किस दिन जन्म लेते हैं, वो तारीख भी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा उसपे राइट। एक मतलब हुँ, पूरा एक सर्कल होता है जिसमें वो हुँ, इम्पैक्ट डालती है। हुँ, तो मान लीजिए कि सपोज़ मेरा जन्म इस डेट पर हुआ हुँ, और मेरे साथ ये सिचुएशंस हैं कि आगे इस डेट का जो व्यक्ति है इसके साथ ये सर्कमस्टेंसेस होंगी। हुँ, लेकिन अगर मैं कोई बहुत पॉज़िटिव वाइब्रेशंस लेकर अपने साथ चलती हूँ और जो मेरे साथ पहले उस नंबर के साथ जुड़ा हुआ जो आया था कि इसका कैरेक्टर ऐसा बनेगा और मान लीजिए मैं वैसी ना बन के अलग बन जाऊँ, तो क्या तब भी नंबर मेरी लाइफ़ में इम्पैक्ट करते रहेंगे आगे चलकर? देखिए, ऐसा होता है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना काफ़ी वाइड है, अगर मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी तो काफ़ी टाइम नहीं, लग आप जाएगा। मैं इसको शॉर्ट आपको थोड़ा-सा हुँ, शॉर्ट में बस एक ओवरव्यू देती हूँ, कि जो नंबर हैं वो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। अब एक नंबर को तो जन्मे हुए बहुत सारे लोग होंगे ना, 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे होंगे। हुँ, सब एक जैसे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है। कोई किसी बैकग्राउंड में जन्मा है, कोई किसी धर्म में जन्मा है, कोई किसी सिचुएशंस में पल रहा है, ठीक है? वहाँ पे उसका लाइफ पाथ भी हो सकता है, सेम लाइफ पाथ के भी बहुत सारे लोग हों। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे सिमिलर होती हैं। मान लीजिए एक 6 नंबर वाला है, एक 6 नंबर वाली माधुरी दीक्षित जी भी हो सकती हैं, जो अपने फ़ील्ड में सक्सेस हैं। 6 नंबर वाले कोई हमारी फ़ील्ड के भी हो सकते हैं, 6 नंबर वाले कॉर्पोरेट में भी हो सकते हैं और 6 नंबर वाले एक मेड भी हो सकती है। लेकिन 6 नंबर का अगर एक प्रॉपर्टीज़ है कि 6 नंबर वाले आउटशाइन करते हैं, अगर उनकी वाइब्रेशंस ठीक जा रही हैं, उनके नाम के साथ ठीक जा रही हैं या उनका लाइफ में सही एनर्जीज़ करेक्टेड है या पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं या आप उसको एक सही तरीके से सुचारू रूप से लेके जा रहे हैं, तो आपके 6 नंबर वालों को सक्सेस मिलेगी। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि अगर एक मेट का 6 नंबर है तो वो माधुरी दीक्षित बन जाएगी या वो एक करोड़पति बन जाएगी। बट उसका मतलब लेकिन ये है कि अपने एरिया में, अपने आस-पास के लोगों में वो बेस्ट कर रही होगी। ओके। वो चीज़ कर रही होगी जो बाकी नहीं कर रहे होंगे। हुँ, या हुँ, एक कॉर्पोरेट में कोई लड़की है या कॉर्पोरेट में कोई लड़का है, अगर वो 6 नंबर का बॉर्न है, तो वो मुकेश अंबानी बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, या वो कोई टाटा बिरला बन जाएगा वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में बेस्ट कर रहा होगा। क्योंकि हर इंसान की एक डेस्टिनी जो डेस्टाइन्ड होती है नंबर्स के अकॉर्डिंगली भी उसके अपने कर्मास, फिर वहां पे कर्मास का रोल आ जाता है। जैसा कि आपने बोला कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके चल रहे हैं, आप अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो आप कर्मा कर रहे हैं और कर्म से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। हुँ। सब चीजें कर्मों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। न्यूमरोलॉजी भी 30% असर करती है हमारी लाइफ में, वास्तु भी हमारी लाइफ में 20% असर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर करता है कर्मा, जहां पे हम इन वेस्टर्न साइंसेस की बात करते बहुत सुंदर आपका मैसेज है एक्चुअली उनके लिए, हैं। जो कि सिर्फ़ इन सब चीज़ों में फँस जाते हैं कहीं न कहीं। नहीं, अक्सर वो ये लोगों का यही होता है ना, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप ये तो हमेशा बोलेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप ये क्यों नहीं बोलते हैं जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है, हमें क्यों मिली? किसी और हुँ, को क्यों नहीं मिली? तो हुँ, अच्छा-बुरा तो जीवन का पार्ट है। पार्ट है, सुख है तो दुःख है तो सुख है। वो कहते हैं ना कि सुख में ना ज़्यादा खुश, दुःख में ना ज़्यादा दुखी। सम हो जाए ना अगर इंसान तो जीवन सँवर जाए। बहुत सुंदर एक्चुअली बात बोली। अच्छा मोनिका जी, फिर हम आते हैं अपने वापस इसी टॉपिक पर। हुँ, अभी हमने बात की टैरो कार्ड रीडिंग की, हुँ, न्यूमरोलॉजी की। हुँ, आप कॉफ़ी कप मास्टर भी हैं और राइट। मैंने आज से पहले इसके बारे में, इस मॉडलिटी के बारे में कभी नहीं सुना था, कभी नहीं पढ़ा था। हुँ। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? इंडिया में अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना, बिकॉज़ ये न्यू वेस्टर्न साइंस है। बेसिकली ये टर्किश टेक्निक है। टर्की में अगर आप जाएँगे ना तो वहाँ बच्चे-बच्चे खेल-खेल में आपस में पड़ोसी बैठ के चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और आपस में रीडिंग कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट वहीं से हुआ था, खेल-खेल से ही स्टार्ट हुआ था। जैसे हमारे टाइम में नहीं होता था कि हम एक सिक्का लेके बैठ जाते थे कि हम इसमें से आंसर करेंगे, जहाँ से फिर वो पेंडुलम का हुँ, हुँ, हुँ। इन्वेंशन हुआ सारा कुछ साइकिक बोर्ड का। तो कॉफ़ी रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कॉफ़ी यूज़ करा जाता है, टर्किश कॉफ़ी। यू कैन नॉट यूज़ द नेस्कैफ़े एंड ये जो ज़्यादा कॉफ़ी जो होता है ना, तो आप उसमें स्पेशल टर्किश कॉफ़ी करते हैं। वो कॉफ़ी एक पर्टिकुलर तरीके से ग्राइंडेड होती है, एक पर्टिकुलर तरीके से बनती है और सिर्फ़ पर्टिकुलर तरीके से सीकर को ऑफ़र करा जाता है। अगर वो ऑनलाइन हो रहा है, जैसे जनरली आजकल मैं ऑनलाइन ज़्यादा कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं भी सिप कर लेती हूँ उनके बिहाफ़ पे, उनका एनर्जीज़ लेकर, और कई बार अगर उनके पास टर्किश कॉफ़ी अवेलेबल होती है, तो वो सिप करके पिक्चर्स भेज देते हैं। हुँ। तो जब आप वो पी लेते हैं और उसके बाद उसके जो ग्राउंड्स बचते हैं, उन ग्राउंड्स का कुछ शेप्स बनता है। वो आपके पीने की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली बनता है, बिकॉज़ जब हम पी रहे होते हैं, जब हम पिलाते हैं सीकर को, हम एक प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं उसको कि आपने ये बात करनी है, कैज़ुअल रहना है, जो क्वेश्चन्स हैं वो माइंड में सोचने हैं और उसके बाद फिर हम एक छोटा-सा प्रोसेस करते हैं जहाँ पे हम
कॉफ़ी कप को उल्टा करके अप्स एंड डाउन्स करते हैं, एनर्जीज़ को पूरा लेने के लिए सीकर का हाथ रखवाते हैं। अगर सामने बैठा है, अगर ऑनलाइन बैठा है तो वो मैं उस एनर्जीज़ को लेती हूँ और फिर जब हम उसको कप को देखते हैं, उसमें जो शेप्स बनती हैं, जो उसमें एनर्जीज़ ट्रांसफर होती है, अगेन जैसे कि टैरो में करते हैं या किसी और साइंस में करते हैं, हम उन एनर्जीज़ को रीड करते हैं। और वो जो शेप्स बनती हैं और जो एनर्जीज़ आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं, जो भी गाइडेंस होती है। तो अभी आपने जैसे बताया कि हाँ, ये जो कॉफ़ी होती है नेस्कैफ़े या ब्रू ये कॉफ़ी नहीं होती है, नहीं यूज़ डिफरेंट करते। कॉफ़ी होती है। तो उस कॉफ़ी में और ये जो जनरल हम सिप करते हैं घर पे अपने नॉर्मली हुँ, हर कोई हुँ, आज हुँ, चाय-कॉफ़ी हुँ, पीता है। उस कॉफ़ी में और जो आप ये जो रीडिंग के लिए कॉफ़ी यूज़ करती यूज़ हैं, उनमें करते हैं। क्या डिफरेंस है बेसिकली? देखो डिफरेंस एज़ इन देखा जाए पीने के लिए तो दोनों ही यूज़ होती हैं, हुँ, टर्किश कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी होती है, बट जैसे कॉफ़ीज़ के अलग-अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे टर्किश ब्रांड होता है, उसका जो ग्राइंडिंग होती है ना, वो बहुत अलग तरीके से होती है। आप इस कॉफ़ी से यूज़ करके देखेंगे, इससे वो शेप्स बनेंगे ही नहीं, पूरा कप ओह! चपाचट हो जाएगा, हाँ, छनकर हाँ। बन हुँ, जाएगा, हुँ, वो हुँ, हुँ। छनका नहीं होता, वो नीचे ग्राउंड सेटल हो जाते हैं। हुँ, आप हुँ, ट्राई हुँ। करके देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा, कई बार जैसे कॉफ़ी कप रीडिंग है, अनफॉर्च्यूनेटली हमारी फील्ड में भी कुछ लोग ऐसे हैं, सीखते नहीं हैं, सोचते हैं कि इसमें क्या आपने टाइम देना, हम तो बस वीडियोज़ देख के सीख जाते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली जैसे कि हर फील्ड में होता है। तो उन लोगों ने कई बार जैसे कुछ लोग प्रमोट करते हैं, हम नेस्कैफ़े से भी कर देते हैं, बट नेस्कैफ़े से कैसे करोगे? जब उसमें शेप्स ही नहीं बनेंगे, एक टेक्नीक है जो कहीं से आई है, उस टेक्नीक की एक ऑथेंटिसिटी है। आप उस ऑथेंटिसिटी को किल करोगे तो रीडिंग ही नहीं कर पाओगे ना, एक्यूरेसी नहीं आएगी, फिर तो वो सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना है तो जैसे मर्ज़ी बना लीजिए आप, हुँ, तो हर हुँ। फील्ड में बना सकते हो फिर आप। राइट, तो इस तरह से वो टर्किश ही यूज़ होता है उसमें। वो पर्टिकुलर एक कॉफ़ी आती है, उसकी ग्राइंडिंग ऐसी होती है। उसको वैसे ही ग्राइंड करा जाता है। ओके। तो ये जो टर्किश कॉफ़ी रीडिंग हुँ, होती है, ये जो हुँ। फ़ॉर्म है, इसके द्वारा हम आप किस तरीके के प्रेडिक्शंस करते हैं? करियर प्रेडिक्शंस अच्छा कॉफ़ी कप रीडिंग एंड टैरो में एक डिफरेंस है। अच्छा। टैरो में जैसे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, हुँ, अगर आप हुँ। सामने बैठे हैं, आपने मान लीजिए बोल दिया, "अभी मेरे ब्रदर का बता दीजिए कि मेरा उसके साथ रिलेशन कैसा रहेगा।" ये तो एक पार्ट हो गया। आपने बता दिया उसका भी जॉब लगेगा, नहीं लगेगा और उसका कंसेंट है तो मैं कार्ड निकाल दूँगी आपका बिकॉज़ वहाँ मेरी साइकिक पावर्स कंप्लीटली टैरो के साथ हो रही हैं। कॉफ़ी में आपकी एनर्जीज़ ट्रांसफ़र हुई हैं, तो वो सिर्फ़ आपका रीडिंग होगा। यू कैन आस्क कि मेरा मेरे भाई के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, मेरी फ्रेंड के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, वो आ जाएगा। पर यू कैन नॉट आस्क कि उनका जॉब लगेगा, नहीं लगेगा, उनका क्या रहेगा, क्योंकि वो उन्होंने नहीं सिप करा है। सो हुँ। कॉफ़ी में ये एक लिमिटेशन होता है कि जो पर्टिकुलर जो बंदा सिप कर रहा है, उसका रीडिंग होता है, उससे रिलेटेड चीज़ों को रीडिंग होता है। और कॉफ़ी ओके। में अगर आप करियर के बारे में पूछ रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, आप जॉब के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, पर्सनैलिटी के बारे में, वो सारा कुछ आ जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ़ में बहुत पेन है, हुँ, मैं बहुत बीमार रहती हूँ या हुँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। हुँ। तो क्या कॉफ़ी कप रीडिंग करके आप उन्हें जो भी उनके होते होंगे, आप जब उन्हें बताती हैं, तो क्या इससे निकलने का तरीका भी बताया जाता है उसमें उस रीडिंग में? देखो तरीका तो सेकंड पार्ट आ जाता है रेमेडीज़ का। ये हुँ। तो रीडिंग का पार्ट हो गया, गाइडेंस का पार्ट हो गया। तरीके में तो बहुत चीज़ें होती हैं। गाइडेंस हो जाती है, कुछ इस तरह की रेमेडीज़ होती हैं जो इंसान अपने एंड पे सुधार कर सकता है। कुछ हमारी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ होती हैं जो हीलिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ जो उनको हेल्प करते हैं। तो दोनों तरह का होता है तरीके ना, एक गाइडेंस भी हो गया, एक अनपेड भी हो गया, एक जहाँ पे यू विल हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड पुट सम मनी एंड पुट सम बाइंग ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो वो भी हो गया। तो वो क्लाइंट को देखकर उसका रिक्वायरमेंट कैसा है, 2 चीज़ें होती हैं, क्या उसे वाक़ई में रेमेडी की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, या उसको सिर्फ़ समझने की रिक्वायरमेंट है कि भई उसकी लाइफ़ में ये चीज़ होने वाला है, उसको कैसे वो टैकल करे। अगर उसको रेमेडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो रेमेडी उसको किस परसेंटेज तक हेल्प करेगी, 10%, 50%, 100%। अब उसके लिए क्या, पहला कोशिश मेरा रहता है कि भई इंसान को स्पेंड कम करना पड़े और उसको कुछ ऐसी चीज़ दे दी जाए जो ताकि वो थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाए। जब वो बेनिफिट देखे और फिर उसे अपना आगे मूव ऑन करना है, तब वो आगे डिसाइड कर ले। बट कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो हम उनको गाइड करके छोड़ देते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ कि देखिए ये आप करेंगे तो ये आपको बेनिफिट होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे और ये चीज़ आप अपने विल पावर से कर सकते हैं, ये सिचुएशन आने वाला है, तो वो आपका डिसीज़न है। तो मोनिका जी आप कह रही हैं कि आप ऑनलाइन रीडिंग भी करती हैं लोगों के बिहाफ़ पर हुँ, सिप करके। हुँ, तो वो उतना इम्पैक्टफुल होता होगा जो कि एक प 1 टू 1 अगर हम बैठे हैं तो हमारी हुँ। एनर्जीज़ डायरेक्ट आप कैच कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन एक बंदा दूर बैठा है, क्या उसकी इतनी एनर्जीज़ आप रीड कर पाते हो ऑनलाइन? तो पहले तो ना हमें एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो एनर्जी जो होती है, वो इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा बंद है, एनर्जी इंसान नहीं है, ऊर्जा है वो तो।
तो अगर मैं ऊर्जा किसी की पिक कर सकती हूँ, तो मैं उसकी आवाज़ से भी पिक कर सकती हूँ। मैं सामने उसका हाथ पकड़ के भी पिक कर सकती हूँ, उसका चेहरा देख के भी कर सकती हूँ, वीडियो कॉल पे भी कर सकती हूँ, उसकी वॉइस से या उसके बारे में उसका नाम जान के चैट करते हुए भी पिक कर सकती हूँ। बिकॉज़ जो लोग एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, जिनको ये गॉड गिफ्ट होता है या जो टेक्निक्स लर्न करी होती है हमने, जो भी हम लोग अपनी टेक्निक्स अपनाते हैं, जिनसे हम अपनी एनर्जीज़ को उस लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ हम दूसरे की एनर्जीज़ पिक कर लें, वहाँ ट्रेनिंग भी होती है और कुछ हमें यूनिवर्स से गिफ्ट भी मिला होता है, ब्लेस्ड भी होते हैं कि वो चीज़ हम कर सकते हैं, तो उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, ये फ़र्क पड़ता है कि अगर सीकर जो है उसका साइकोलॉजिकल है कि भई मैं सामने बैठ के कॉफ़ी सिप करूँ, मुझे एक एनवायरनमेंट मिले, बिकॉज़ अगर वो मेरे पास आएगा तो उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ ख़ास करके ये जो कोरोना सिचुएशन हुई है उसके बाद जो हुआ है, लोगों को ऑनलाइन प्रेफ़र करने लगे हैं। अच्छा, मेरा क्लाइंटेज इंटरनेशनल बहुत बड़ा है, तो वो तो डेफिनिटली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कम हियर फॉर जस्ट फॉर अ कॉफ़ी कप रीडिंग, एंड वहाँ पे टर्किश कॉफ़ी ईज़िली मिल भी जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन प्रेफ़रेंस आजकल ज़्यादा बढ़ गई है। तो 2 ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको कॉफ़ी मिल रहा है, आप सिप करिए, आप पिक्चर्स अपने कप के भेजिए, मैं आपको वीडियो कॉल पे गाइड करती हूँ कि आपको कैसे सिप करना है, कैसे पीना है, इंटरैक्शन करते हैं। नहीं होता है तो मैं कॉफ़ी बना के बैठती हूँ और जब वो लोग वीडियो कॉल पे मुझसे बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग इंटरैक्शन भी करते हैं। तो उससे बहुत अच्छे से एनर्जीज़ पिक हो जाती हैं, कैच आ जाती हैं। तो ये आप जैसे बहुत सारी मॉडलिटीज़ में आप हैं, हुँ, मास्टर हैं, हुँ, तो क्या इन्हें सीखने के लिए कोई कोर्स करना होता है या फिर ये गॉड गिफ्टेड होता है? किस तरीके से होता है? अगर मान लीजिए कि आप जैसे बहुत सारी चीज़ों की मास्टर हैं, आप टैरो हुँ, भी करती हैं, आप हुँ, हुँ, न्यूमरोलॉजी भी हुँ, करती हैं, कॉफ़ी कप भी करती हैं। अगर मैं एज़ अ जनरल मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे अब मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, मुझे लगता है ये तो मुझे भी आना चाहिए। हुँ। तो क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है या फिर ये यूनिवर्स डिसाइड करता है कि सिर्फ़ यही ये काम कर सकते हैं? नहीं, देखो इसमें ना थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ट्रेनिंग और एक होता है गॉड गिफ्ट। एक बच्चा प्रोडिजी होता है, वो हो सकता है कि वो नर्सरी क्लास में भी 5 5th क्लास के बच्चों की तरह समझदार है या चीज़ें पिक कर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्कूल नहीं भेजा जाएगा। स्कूल एक नरिशिंग होता है, एक माहौल होता है। सेम चीज़ यहाँ पे कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन ट्रेनिंग, नरिशिंग बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपको गॉड गिफ्ट मिला, आप साइकिक हो, आपको चीज़ें दिख जाती हैं, आपको प्री-नोमेशन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पहले से चीज़ें दिख जाती हैं। मगर अगर वो ट्रेन्ड नहीं है, उसको वो बैलेंस करना नहीं आया है, तो वो उसमें लुप्त हो सकता है, भटक सकता है। बिकॉज़ ये जो पावर्स भी आपको गॉड गिफ्ट मिलती है ना, इनको हैंडल करना भी इंसानी शरीर के लिए कई बार दिक्कत हो जाती है, तो उसको करने के लिए ट्रेनिंग्स ज़रूरी होती हैं। ट्रेनिंग्स बहुत मस्ट होती हैं, खास करके टैरो वगैरह के लिए। और रही बात सीखने के लिए, तो अगर आप ये कहते हैं कि भई मेरा इंट्यूशंस अभी डेवलप नहीं है, मुझे नहीं आता, क्या मैं तब भी सीख सकती हूँ? येस, सीख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो कोर्सेज़ सीखे थे, बाहर से सीखे थे, तो वहाँ पे थर्ड आई अटेनमेंट दिया गया था, जहाँ पे हमारा ये साइकिक सेंटर ओपन करा जाता है एंड 10 टेक्निक्स सिखाई जाती हैं उनको बिल्ड अप करने के लिए। जो अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया में टैरो कार्ड रीडर्स बहुत कम कर रहे हैं, वो लोग मीनिंग से सिखा देते हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ़ मीनिंग्स में गुम होके रह जाते हो, फिर आपको लगता है कि मैं रटूँ कैसे, ये क्यों करूँ? लेकिन जब आप ऑथेंटिसिटी से सीखोगे, लेकिन एक छोटा-सा रिक्वायरमेंट ये ज़रूर होता है कि बेसिक ये पता तो होना चाहिए ना कि एनर्जी एंड इंट्यूशन होता क्या है। अब कोई अगर ऐसा इंसान उठ के आ जाएगा जिसको ये पता ही नहीं कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी किसे कहते हैं, इंट्यूशन वर्ड का मतलब क्या है, या एक हल्का-सा भी वो नहीं है। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सीखना है, बट यू आर अवेयर कि इंट्यूशन क्या चीज़ होती है। इंट्यूशन मतलब तो मेरे लिए सिखाना ईज़ी रहेगा। और लोग कहते हैं कि इसमें एजुकेशन, आप पढ़े-लिखे हैं, नहीं पढ़े-लिखे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेकी पे येस एप्लीकेबल, अगर आप एजुकेटेड मतलब आपने डिग्रीज़ ले रखी हैं या नहीं ले रखी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, एक 3 साल का बच्चा भी कर सकता है, एट्यून हो सकता है, एनर्जी को फ़ील कर सकता है। लेकिन जब हम टैरो की और बाकी साइंसेज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मेरे पास जो सीखने आ रहा है, एटलीस्ट 12th या ग्रेजुएशन करा होना चाहिए, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। उसका सिंपल रीज़न ये है, ये वेस्टर्न साइंसेज़ हैं। हम हिंदी में सिखा सकते हैं, बट सब चीज़ें हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और स्पिरिचुअल का कुछ एस्पेक्ट्स होता है कि अगर आपने उतना लेवल ऑफ स्कूलिंग करा है या एजुकेशन करा है, तो आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग, आपका एक ऑरा बिल्डअप हो जाता है। और हुँ, वो हुँ। ऑरा आपको हेल्प करेगा। करने को तो अगर आपने नहीं भी करा है, तो भी सीख सकते हो, बट वो वक़्त बहुत ज़्यादा ले लेगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने सीखा है, मुझे प्रैक्टिस का वर्क बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन थोड़ा-सा बेसिक प्रिपरेशन है आपकी, या थोड़ा-सा बेसिक वो है, और ये होता भी ऐसा ही है कि जिनका लिखा होता है ना, वो ही कर पाते हैं। क्वेरीज़ तो हुँ। बहुत लोग कर लेते हैं, पर अगेन वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि यूनिवर्स चुनता है आपको। चाहे आपको वो रियलाइज़ेशन है या नहीं है, लेकिन अगर आपका खिंचाव हो रहा है कि मुझे ये सीखना है, तो वो यूनिवर्स आपको लेके जा रहा है, पुश कर रहा है।
और क्या इन सब चीज़ों का मेडिटेशन से कोई कनेक्शन होता है? मेडिटेशन से तो बहुत डीप कनेक्शन होता है। मेडिटेशन तो एक अपनी अध्यात्म का सबसे बड़ा बेस है। जब तक आप ध्यान लगाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने से कनेक्ट होना नहीं सीखेंगे, अपने अंदर नहीं जाना सीखेंगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म इज़ लाइक स्पिरिचुअल इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू योर स्पिरिट। हमारा जो शरीर है, ये गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है ना, हमारा शरीर एक रथ है। हमारी आत्मा उसकी मालिक है और हमारा मन उसका ड्राइवर है। होता क्या है, ड्राइवर जहाँ मन जा रहा है वहां पे हमारे रथ को, हमारे शरीर को लेके जा रहा है, जबकि कंट्रोल ओनर का होना चाहिए, बट कंट्रोल ड्राइवर का है। ड्राइवर के पास तो अगर हम मन को काबू कर लेते हैं, अब हम ड्राइवर को काबू कर लेते हैं, तो हमारा रथ वहीं जाएगा जहां हम चाहेंगे। और हम अगर सो जाएंगे, यानी कि आत्मा को सुला दिया, आत्मा की आवाज ही नहीं सुन रहे हैं, तो जहाँ जिसको वो हम, लेकर जा रहा है ड्राइवर, तो हम भटक पहले तो जाएंगे। आपको अपने साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और अपने साथ कनेक्ट होने के लिए सबसे आसान तरीका है ध्यान लगाना। हाँ, लेकिन ये है कि इन टेक्निक्स में थोड़ा चीज़ों को आसान बना दिया जाता है, क्योंकि ध्यान लगाना भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी लेमैन को बोल दोगे कि आपको आधा घंटा बैठना है, ध्यान लगाना है, तो मन भटकेगा बहुत ज़्यादा। तो वो ये ट्रेनिंग वहीं पे काम आती है ना, कि मन भटके ना, सही तरीके से ध्यान लगाना, किस तरह से आप अपने मन को या अपनी बॉडी को, अपनी सोल को एक यूनियन में लाएँ, किस तरह से अपने आप को आदी बनाएँ उस ध्यान लगाने की, जहाँ पे आप ये समझें कि आधा घंटा आपका है, सिर्फ़ आपका। ना आपके विचारों का, ना किसी और का, ना आवाज़ों का, सिर्फ़ आपका। आपका मतलब आपकी आत्मा का। आपको उसे देना है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। तो आप भी सिखाती हैं ये कोर्सेज़, मतलब जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग या हुँ। कॉफ़ी कप रीडिंग, ये कोर्सेज़ आप भी करवाती हैं? हाँ, अगर आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे तो सारे कोर्सेज़ हैं। टैरो के भी 4-4 पैकेजेज़ बने हुए हैं, न्यूमरोलॉजी का है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का है, देन र्यून्स का है, साइकिक बोर्ड्स, रेकी की क्लासेस हैं, करुणा रेकी का है, सारे हैं, सारे प्रॉपर कोर्सेज़ हैं सारे। और उनका पूरा सिलेबस भी दे रखा है, प्रॉपर तरीके से सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसमें मेडिटेशंस इंक्लूडेड होते हैं, अट्यूनमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। एंड सर्टिफाइड भी होते हैं, हम सर्टिफिकेट भी देते हैं उसका पूरा। ट्रेडमार्क ओके। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डिवाइन सेंटर, एंड इट्स लाइक इट्स यूनिट इज़ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स, यानी व्हिच इज़ कि ड्रिवन बाय मी। हाँ। हाँ, यानी कि आपसे अगर कोई कोर्स करता है तो ये हुँ। प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स होते हैं और एक येस, राइट, जेन्युइन कोर्सेज़ हैं। राइट, ओके। राइट। तो अगर कोई मोनिका जी से संपर्क करना चाहे या उनसे कोर्स करना चाहे, तो आपकी डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, ताकि जो व्यूअर्स इसे देख रहे हैं और हुँ, इंटरेस्टेड हों तो आपसे कनेक्ट हो सकें। श्योर, थैंक यू सो मच। मोनिका जी, आप बहुत सारी मॉडलिटीज़ की मास्टर हैं, तो हमें अपनी सारी जो भी आप जिस भी मॉडलिटीज़ मास्टर हैं, हुँ। थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में बताएँगी? हर एक मॉडलिटी की क्या इम्पोर्टेंस होती है? जैसे सबसे पहले हम टैरो से शुरू करते हैं, तो टैरो एक तो बेसिक टैरो कार्ड्स होते हैं जो राइडर वेट, जो कि बेस है, जिसके बिना टैरो का अस्तित्व नहीं है, वो शुरुआत में ही बन गया था। सबसे पहले बना था वो विस्कॉन्टी एस्पोज़ा बना था, बट उसी का इंग्लिश वर्ज़न राइडर वेट जो आया था उस पे बेस्ड है, जिसको हम टैरो कार्ड्स बोलते हैं, और उसी के बेसिस पे कई कार्ड्स होते हैं। देन उसके बाद एंजल कार्ड रीडिंग्स आते हैं, जो वो अगेन वेस्टर्न साइंस है, जहाँ पे हम एंजेलिक एनर्जीज़ को कनेक्ट करके एंजल्स मैसेजेस एंड एंजल्स गाइडेंस करते हैं। एंड उसी के बाद अगर हम रीडिंग साइंसेज़ में जाएँ, तो कॉफ़ी कप रीडिंग है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। र्यून्स होते हैं, र्यून्स को अगर आप देखेंगे तो एक टाइप के स्टोन्स होते हैं जिन पे कुछ एनग्रेविंग्स होती है रोमन नंबर्स में, और उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, उनकी कुछ एनर्जीज़ होती हैं, उनके थ्रू गाइडेंस दिया जाता है। साइकिक बोर्ड होता है, जहाँ पे हम उस बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, बट साइकिक बोर्ड इज़ समथिंग कि अगर उसको सीखने के लिए पहले आपने थोड़ा-सा बेस करा हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ वहाँ पे आप डायरेक्ट उस एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट आते हैं, जो कि कई बार you know how to access the positive energies and not get into the negative energies. ओहो! Then spell castings होती हैं, जहाँ पर हम पॉजिटिव वाला पार्ट सिखाती हूँ, मैं नेगेटिव वाला कोई पार्ट नहीं सिखाती, ना मैं एंटरटेन करती हूँ। हुँ, हुँ। बिकॉज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कर्मास, अगर हम ही कुछ नेगेटिव सिखाने लगे या नेगेटिव प्रोवोक करने लगे, तो फिर कर्मास वहाँ पे खराब होते हैं। तो स्पेल कास्टिंग में जो मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट होता है, जैसे मनी मैनिफेस्टेशन करना है आपको, अपना करियर का करना है, आपको लव का मैनिफेस्टेशन करना है, आपको सोलमेट का करना है, वो सारा स्पेल कास्टिंग का पार्ट होता है। देन आकाशिक टैरो हो जाता है, आकाशिक रीडिंग्स हो जाता है, न्यूमरोलॉजी हो जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आई थिंक वेबसाइट पे मेंशन है, शायद कई बार वो स्किप कर जाती है माइंड हुँ, से। हुँ। रेकी हो गया, रेकी के सारे लेवल हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे, एंड देन करुणा रेकी हो गया, कुंडलिनी रेकी हो गया, काफ़ी सारी मोडालिटीज़ हैं, जो हीलिंग पार्ट में आ जाती हैं। ओके। मोनिका जी, आप साइकिक भी हैं, हुँ। तो साइकिक भी आई गेस 2 तरीके के होते हैं, हुँ। तो आप किस प्रकार की साइकिक रीडिंग करती हैं? देखिए, साइकिक जो होता है ना, साइकिक एक एबिलिटी होती है। हुँ। साइकिक एक एबिलिटी मतलब कि आपको वो गॉड गिफ्टेड है। साइकिक आप बन नहीं सकते हो। हुँ, हुँ। जब मैं इस फ़ील्ड में आई थी,
तो मुझे नहीं पता था कि मैं साइकिक बनूँगी या मैं साइकिक हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में थी। मैंने हमेशा एचआर में जॉब करा एज़ अ जनरल मैनेजर एचआर एंड दिस वाज़ माय सोल कॉलिंग। तो जब मैं आई थी मैंने टैरो से शुरू करा था और टैरो से देखा कि मेरी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इनिशियली क्या होता था कि मेरा एकदम से ना क्लिक करती थी चीज़ें। जब मैं कनेक्ट करती थी मुझे लगता था ये इमेजेस मेरे से बातें कर रही हैं और मैं सामने वाले को बताती थी, ये होती थी। धीरे-धीरे व्हेन आई वाज़ सिटिंग इन अ मेडिटेशन, तो उसके बाद जब मैं टैरो करती थी, टैरो करते-करते कई बार ऐसा होता था कि कोई क्लाइंट बैठा है, मैं उसको कुछ बता रही हूँ और वो पिक्चर की तरह फ्लैश कर रहा है मेरे सामने। और मैंने उसको कुछ बताया कि आपने ये पहना था उस समय, ये करा था। मैंने धीरे-धीरे डेवलप करना शुरू करा कि मुझे तो विज़न्स आ रहे हैं। एंड पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं शुरू में मैंने ये करा था, मेरा विज़न पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मुझे इमेजिन करना पड़ता था और मुझे लगता था मैं इमेजिन क्यों कर रही हूँ? व्हाई आई एम इमेजिनिंग दैट आई एम इन अ गार्डन। उसके बाद जब ये धीरे-धीरे डेवलप होना शुरू हुआ, थर्ड आई ओपन होनी शुरू हुई, तो वो प्रोसेस बहुत ही एंड लकीली आई वाज़ लकी कि मेरा ये प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो हुआ तो मैं अडैप्ट कर पाई। कुछ लोगों के लिए प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि उनको समझ ही नहीं आता। ड्रीम्स प्री-नॉमिनेशंस होने लगे मुझे। फिर धीरे-धीरे अभी रिसेंटली 2-3 साल से तो ऐसा हो रहा है कि व्हिस्परिंग आने लगी है। ओके। लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हुँ। मेडिटेशन में बैठे हो और आप आपको चारों तरफ से पता चल रहा है कोई आपके बारे में ये बात कर रहा है, तो आपका जीना मुश्किल हो हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे उन एक्टिविटीज़ को नॉर्मल लाइफ में कैसे डीएक्टिवेट करना है और जब आप रीडिंग के लिए बैठे हैं और कैसे एक्टिवेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम क्लास में सीखते हैं यानी या आपके जो हम सेंसेस ग्राउंडेड बहुत रहते हैं। स्ट्रॉन्ग हो गए। हाँ, और ये बाय नेचुरल हुई है, इसके लिए मैंने कुछ करा नहीं है। तो हुँ। ये जो साइकिक होता है ना, साइकिक गिफ्ट होता है। हाँ, राइट, राइट। साइकिक की आप टेक्निक सीख सकते हो, लेकिन साइकिक जब तक गिफ्ट आएगा नहीं ना ये आपको, यूनिवर्सल गिफ्ट है। आप बैठे रहो, ज़ोर लगाते रहो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए जैसे क्रिस्टल बॉल गेजिंग में करती हूँ। जैसे आपने पूछा क्रिस्टल बॉल गेजिंग भी, जैसे ये मेरी बॉल रखी हुई है हुँ, पीछे, हुँ। क्रिस्टल बॉल गेजिंग में करती हूँ, तो क्रिस्टल बॉल गेजिंग में सबको नहीं सिखाती हूँ। मैं पहले एनालाइज़ करती हूँ स्टूडेंट कि आपका विजुअलाइज़ेशन करे क्या है। नहीं तो बॉल लेके बैठे रहोगे, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि हुँ, आपके लिए तो वो एक खाली बॉल है ना। कोई हुँ। सामने बैठा है उसके लिए खाली बॉल है। आप साइकिक हो तभी आपको उसके अंदर दिखेगा। हुँ। तो साइकिक एक दूसरा साइकिक ये भी होता है, जैसे नर्व्स पकड़ी किसी की, तो नर्व्स सेंस कर गई। नर्व्स से बिल्कुल एकदम एनर्जी वाइब्रेट हो गई और वो एनर्जी तेज़ी से आती है और वो बता जाती है कि आपको भई क्या चीज़ फ़ील हो रही है किसी के बारे में। तो ये चीज़ मैंने डेवलप करी, मतलब एक्सपीरियंस करा कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल है तो कुछ एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं, कुछ बहुत पर्सनल होते हैं। आई नो, हाँ। जैसे कि मैंने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करा था, खुद ही कर लिया था। एक बार करवाया भी था बहुत पहले। तो मैंने ये डिस्कवर करा था कि पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें आई हैं मुझे, तो मैं एडवर्टाइज़ नहीं करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ हेल्प करने के लिए अपने क्लाइंट्स को, जहाँ मुझे वहाँ से उनका अ, कॉलिंग आता है, होती मतलब है। जब वहाँ से उनका कॉल आता है, उस एनर्जी का कॉल आता है कि हुँ, यस यू विल हैव टू समझ हेल्प गई। हिम विद दिस हुँ, हुँ। थिंग। तो ये चीज़ें बहुत ही अमेज़िंग थी, शॉकिंग थी, नई चीज़ें थी बहुत। शुरू में कभी मज़ा आता था, कभी थोड़ा डर लगता था लेकिन फिर धीरे-धीरे आप अडैप्ट कर जाते हो उस उस पावर्स के साथ और आप सीख देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना कि हमारी जो जर्नी है ना वो मोक्ष का जर्नी है। अल्टीमेटली इंसान ने वहीं जाके रमना है या फिर अगला जन्म लेना है। तो उस हुँ, जर्नी के रास्ते में जो चीज़ें मिलती है ना पावर्स, ये हमको हेल्प करने के लिए मिलती है, इसलिए नहीं मिलती कि हम वहाँ बैठ जाएँ और उसमें लुप्त हो जाएँ और उसको अपने पे हावी होने दें। हुँ, दिस हुँ। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यही टीचिंग्स आपको सिखाती हैं, राइट टीचर आपको ये चीज़ सिखाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई एक्चुअली आपने। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी हुँ, मोनिका जी, जैसे साइकिक जो होते हैं लोग, हुँ, कुछ साइकिक ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आस-पास की एनर्जीज़ को तो रीड करते ही हैं, हुँ। कई बार वो स्पिरिट से भी कनेक्ट होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मीडियमशिप, हाँ। नॉट ओनली साइकिक। हुँ, साइकिक इज़ डिफरेंट, जो मैंने आपको एक बताया वो मीडियम्स होते हैं। मीडियम्स मतलब उस दुनिया से इस दुनिया के बीच में कन्वर्सेशन कराने के मीडियम। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं। आई एम आल्सो अ मीडियम, लेकिन मैं वो करती नहीं हूँ। अच्छा। क्यों नहीं करती हूँ? उसके 2 रीज़न हैं। पहले, जब आप उस दुनिया में जाकर, मेरे घर में आकर या आपके घर में आके कोई आपको परेशान करेगा, तो आप फिर उसकी परेशान होंगे तो आप उसके साथ भी फिर वार्तालाप करोगे ना, मतलब उसको भी परेशान कर सकते हो ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो दुनिया है, वो दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। हम क्यों वो उनकी सोल दुनिया में वर्ल्ड एंटर है। करें? हुँ, हुँ, हम क्यों उनको जाके परेशान करें? पहला रीज़न। हुँ, दूसरा रीज़न, जब हम स्पिरिट टॉकिंग की बात करते हैं, कई लोग आते हैं कि भई हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, आप बात करा दीजिए। क्यों ज़रूरी है बात करना? अगर वो स्पिरिट कुछ आपको जाते-जाते कहना चाहती थी, वो आत्मा कुछ बताना चाहती थी, तो वो आत्मा खुद कॉन्टैक्ट करेगी रीडिंग के दौरान और आपको वो मैसेज मिल जाएगा। लेकिन जब आप फ़ोर्सफुली उस आत्मा को कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या पता उसने जन्म ले लिया हो, हुँ, क्या हुँ। पता वो एक बच्चे के रूप में हो,
आप बोल रहे हो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तो आप उस आत्मा को गिल्ट दे रहे हो। हम्म। थॉट्स नहीं अच्छे ट्रांसफर कर रहे हो कि भैया तुम नई जर्नी पे गए हो, तुम्हें जो दुख यहाँ मिले वो ना मिले, तुम्हें एक अच्छा परिवार मिले। तो स्पिरिट वर्ड से जो मीडियमशिप बहुत ओपन से, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत करते हैं, क्योंकि उनके पास लोग आते होंगे हेल्प के लिए, वो हेल्प करते हैं। बट मेरा अपना टेक ये है कि मैं जब तक मुझे ज़रूरी नहीं लगता है, अब कुछ केसेस ऐसे हुए कि मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, कोई नोन पर्सन है, फ़ोन पे बात करते-करते कोई बता रहा है कि भई मेरी मेरी दादी की डेथ हुई, मेरे फादर की डेथ हुई, लास्ट टाइम पे मिल नहीं पाई, और मुझे वो स्पिरिट कनेक्ट हो गई। और मैंने हम्म। इमीडिएटली उनको मैसेज दिया, दिया ही नहीं, उनको मेडिटेशन मोड में ले जाके साथ के साथ बात करा दी उनसे। हम्म। क्योंकि वो खुद कनेक्ट होना चाह रही थी, उसकी एनर्जीज़ थी यूनिवर्स में, जन्म नहीं लिया था, वो कुछ कहना चाह रही थी जो वाक़ई में कहना चाह रही थी। दैट इज़ कॉल्ड एन इंस्टेंट एंड अ राइट वे, हम्म। बिकॉज़ द स्पिरिट इज़ चूज़िंग मी टू कन्वे यू द मैसेज। बट इफ आई एम एंटरिंग इनटू द वर्ड्स, मैं उनके दरवाज़े खटखटा रही हूँ, उनको परेशान कर रही हूँ, वो आराम से हैं वहाँ पर, तो फिर वो मुझे भी परेशान करेंगी, आपको भी परेशान करेंगी और बाकी लोगों को भी परेशान करेंगी। और कब नेगेटिव स्पिरिट अट्रैक्ट हो जाती है, ये भी नहीं पता चलता। एग्जैक्टली। इसीलिए आप आप अपनी दुनिया में खुश हैं, उनको अपनी दुनिया में खुश रहने दीजिए। जहाँ ज़रूरी होता है वो खुद आपको आपसे, मीडियम्स को वो लोग चूज़ कर लेते हैं, उनको पता होता है कि ये इंसान हमारा ज़रिया बन सकता है, हमारे अपने तक वो मैसेज पहुँचाने के लिए। मोनिका जी, जैसे आपने बताया कि हुँ, स्पिरिट्स को अगर कुछ हमसे कम्युनिकेट करना होता हुँ, है या अपना हुँ। कोई मैसेज देना होता है, तो वो हमसे कम्युनिकेट करती हैं आइदर थ्रू मीडियमशिप और थ्रू एनी अदर टाइप ऑफ सोर्सेज़ ऑल्सो, सोर्सेज। राइट। कई बार हमने देखा है कि कुछ जो हमारे चले गए वो हमारे सपने में आते हैं, हमें हुँ, मैसेजेस देते हैं। हुँ, और कई बार जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमें एक फीलिंग हो रही होती है कि हमारे आसपास कुछ है जो हाँ, हमसे कुछ कनेक्ट करना चाह रहा कनेक्ट होता है। करना चाह रहा है। तो अगर मैं उतनी डेवलप नहीं हूँ, उतनी हुँ, मैं अगर मैं एक्टिव नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए हुँ, और मैं अपनी ड्रीम्स में अगर वो आए, मान लीजिए हुँ, किसी का कोई बिलव्ड चला गया और हुँ। वो कंटिन्यू उसे याद कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा मुझसे कभी सपने में मिलने नहीं आया, तो क्या ज़रूरी है कि सपने में मिलने आया जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए सपने जो होते हैं ना 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारी मैं हम पूरे दिन किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड हमें सपना आएगा। हुँ। और एक होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज़ और सपने, जहाँ पे वाक़ई में स्पिरिट्स या वो चीज़ें हमसे कनेक्ट करती हैं या हमें बताती हैं। वो आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सपनों को अक्सर, सारे सपने सच नहीं होते हैं और कुछ सपने बहुत वियर्ड भी होते हैं, और बट कई बार क्या होता है कि वो वियर्ड सपने भी सच हो सकते हैं, क्योंकि हम, एक ना, आपने कभी कांसेप्ट सुना हो मल्टीवर्स का? हाँ, मैंने सुना है। मल्टीवर्स। हुँ, हुँ। तो जैसे हमारा यूनिवर्स है ना, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। मल्टीवर्स, हाँ, हाँ। यूनिवर्स भी खाली एक ही नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स में कोई और सोनम जी हो सकती हैं, कोई और मोनिका हो सकती है, जिसकी कोई और लाइफ हो सकती है। तो देयर इज़ अ पैरेलल यूनिवर्स दैट डू एक्सिस्ट। इसके बारे में बहुत बड़ी बहस चलती है। कई ऑकल्टिस्ट की बहस चलती है, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कई साइंटिस्ट की बहस चलती है, बट मैं मानती हूँ पैरेलल यूनिवर्स होता है। तो कई बार हमें जो सपने में हम खुद को ही अजीब से देखते हैं ना, कई बार देखते हैं हम सो रहे हैं, किसी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, किसी सुनसान जगह पे पहुँच गए, वहाँ पे कोई अजीब सा, इस तरह के सपने भी कई बार आते हैं। मे बी दैट थिंग इज़ हैपनिंग इनटू अ पैरेलल यूनिवर्स। द पैरेलल यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट इट। उसको सुबह उठो, भूल भूल जाना जाओ। चाहिए, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बट अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बार-बार आ रही है, जैसे मान लीजिए आपको सीढ़ियाँ बहुत बार-बार आती हैं, कोई किला बहुत बार-बार आता है। सीढ़ियाँ जो होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ गिल्ट। सो इफ यू आर कैरिंग सम गिल्ट इन यू, अगर आप किसी चीज़ का गिल्ट बहुत डीपली है कि मैं अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाई अपनों के लिए, या ये नहीं हो पाया, ये मैंने क्यों करा, वो सीढ़ियों के फॉर्म में आपको आएगा। कई बार पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है कि कोई सिनेरियो या कोई किला आपको दिख रहा है, कोई जगह आपको दिख रही है, तो शायद आपकी कोई पास्ट लाइफ है जो हील नहीं हुई या ट्रिगर हो गई है, या आपकी उससे रिलेटेड कोई चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में, तो वो आपको वो चीज़ दिखती है। मैं ओह! आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस बताती हूँ, बाकियों का छोड़ो। मुझे बचपन से करीब-करीब 5th क्लास से लेके 6th क्लास में स्टार्ट हुआ था, मुझे एक सपना आता था और एक पर्टिकुलर जगह दिखती थी। एक किला टाइप का जगह था, जहाँ पे मैं ऐसे-ऐसे घूम रही होती थी, कुछ सफ़ेद सूट पहन के, एक सीढ़ियाँ नज़र आती थी, वहाँ जाके मैं वहाँ पे मतलब अ, अपना काम कर रही हूँ यंग एज में, सब करके। और मुझे वो सपना कंटिन्यूअसली आता था, और एक सपना मुझे बहुत आता था कि जैसे मैं जिस जगह पे सो रही हूँ, वहाँ से कुछ आत्मा निकली है और वो बिल्कुल कॉर्नर पे जाकर मुझे झाँक के देख रही है। बट अच्छा। मुझे उससे डर नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ कहना चाह रही है, कुछ कुछ है। पर मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे नहीं समझ में आता था। छोटे में डर लगता था, फिर बाद में उसको लगा चलो सपने का रूप है। जब मैं इस फील्ड में आई और मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना ट्राई करा, करवाया, तो मुझे पता चला कि वो मेरे पास्ट लाइफ से रिलेटेड था सारा। वो सब मुझे क्लियरली दिखा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों दिख रहा है, और उसके बाद जब वो हील हो गया, रिग्रेस कर दिया, उसके बाद वो मुझे दिखना बंद हो गया, वो सपने आने बंद हो गए।
सो ये चीज होती है। मोनिका जी, जैसा अभी आपने बताया अपने बारे में कि आपको हम्म एक कुछ हम्म सपने आते थे, बचपन से आते थे और आपने उनको फिर रिग्रेस कर उनको सॉर्ट आउट किया। राइट राइट। तो आप ये पिछले कितने सालों से इन सब मॉडलिटीज को यानी इस एनर्जी वर्क को कर रही हैं? कितने साल हुए हैं आपको? ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए हैं मुझे। 17 इयर्स। या और कोई ऐसा केस जो आपको ध्यान में आता हो जो आपके पास आया और एकदम लाइफ चेंजिंग, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, मेरे पास ना ऐसे एक्सपीरियंसेस की भरमार है, क्योंकि मैं 17 साल से हूँ। बट मैं आपसे शॉर्ट में कुछ एक आध एक्सपीरियंसेस शेयर कर देती हूँ। अक्सर वैसे देखिए, ये तो बहुत कॉमन है मेरे लिए। मैं मतलब टच वुड ब्लेस्ड हूँ, या जो भी आप कह लीजिए, कि मेरे को अक्सर क्लाइंट्स बोलते ही हैं कि मैम आपने बिल्कुल, मैं मतलब आप मेरे पास की बात कर रहे हैं, मैं जब लाइव सेशन में भी जाती हूँ, लाइव में जनरली जनरल रीडिंग होती है, मतलब लाइव में भी लोग बोलते हैं कि आपने सिर्फ लाइव में इतने सारे लोगों के बीच में पिक करके आपने कैसे बता दिया एग्जैक्टली कि मन में क्या चल रहा है। और इसके लिए मैं कोई एफर्ट्स नहीं करती हूँ, ये ऑलरेडी आता है। कई बार मुझे भी वियर्ड साउंड होता है कि सामने वाले कोई बोलने वाली हुई ठीक है या नहीं है, लेकिन दैट इज विच इज कमिंग फ्रॉम। एक केस था ऐसा कि किसी ने मुझसे रीडिंग वगैरह लिया था, तो उनको अपने ब्रदर वगैरह का पूछना था। तो मैंने उनको बताया था कि उनकी मैरिज ना अभी 2 महीने में हो जाएगी, और वो काफी टाइम से, काफी सालों से शादी के लिए देख रहे थे। तो अब मैंने उनको अक्टूबर का टाइम बताया था। अब टाइमलाइन जो होती है ना, कैलकुलेशंस होती हैं, ये तो एक थोड़ा बहुत आगे टेंटेटिव पीछे होती हो है। जाती हैं। अब उनका अक्टूबर के मैंने कहा था कि 15 अक्टूबर के आसपास योग बन रहा है, तो उनका 20 अक्टूबर तक शादी हो गई। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैम आपने बताया तो था, ठीक तो था, लेकिन 20 अक्टूबर को शादी हो गई। आप तो कह रहे थे कि 15 अक्टूबर से योग बनना शुरू होगा और नवंबर के बीच तक शादी हो जाएगी। तो मैंने कहा तो ये अच्छी बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, एक्यूरेसी तो बिल्कुल ठीक नहीं निकली। मैंने कहा भाई, आई एम नॉट गॉड, आई कैन एक्चुअली गाइड यू, और वो आपका हुआ तो उसी टाइमलाइन में। मैंने कहा था 15 अक्टूबर से योग शुरू रहा है, योग शुरू होने के बाद तो आप एक दिन में भी शादी कर सकते हो। और शादी आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से करी है, घर घर में शादी करी है, तो दैट इज ये योग का ही कमाल था ये। तो एक इंसिडेंट ये था। उसके बाद मतलब वो ना थोड़ा सा बिलीव कम करते थे, बट उसके बाद फिर उन्होंने, अच्छा ठीक है मेरे को थोड़ा सा बिलीव हुआ है, मैं लेता हूँ। उसके बाद वो ऐसे बिलीवर बन गए हैं कि आज अगर वो घर से जॉब के लिए कोई इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, तो पहले मुझे फोन करके वैसे रीडिंग लेते हैं कि सुबह 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 आप बता दीजिए, मैं रीडिंग लूंगा, तभी करूंगा ये काम। तो मैं उनको कई बार समझाती हूँ कि देखो, बिलीव करो, अंधविश्वास मत करो, कुछ कर्म खुद भी करो, ले लो रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक तो ये केस था। एक एक मेरे पास केस था ऐसा कि जैसे एक बच्चा था, उस मतलब ही वाज अ वेरी स्वीट चाइल्ड, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था। लेकिन क्योंकि कुछ आसपास का सिनेरियो ऐसा था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर बुली हो जाता, तो उसकी मदर बहुत परेशान रहती थी कि वो टीचर्स ने भी कई बार बोल दिया कि ये माइंड से थोड़ा कम है ये। तो जब वो मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको बोला मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपके बच्चे में। तो उन्होंने बोला कि भाई अब क्या, उनको कुछ एडमिशन वगैरह करवाने थे, तो हमने हीलिंग स्टार्ट करी, हम लोगों ने टीम वर्क स्टार्ट करा। ही गॉट एडमिटेड इनटू द बेस्ट स्कूल। एंड आज वो बच्चा जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से वो कर रहा है, मतलब वो तो हमेशा कहती हैं कि भाई आप ही का थैंक यू, बट मैं कहती हूँ कि यूनिवर्स का कमाल है। उस बच्चे में ऑलरेडी एबिलिटी थी, वो कर सकता था, वो कर लेता, शायद हीलिंग के बिना भी कर लेता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वाइब्रेशंस ऐसी थी जो उसको ब्लॉक कर रही थी। उसके आसपास के लोग ऐसे थे, सराउंडिंग्स सप्रेस कर ऐसे रहे थे, थे उसे। जो हमने हीलिंग्स के जरिए वो वाइब्रेशंस करी और उसके अंदर जो दबी हुई चीजें थी वो बाहर निकाल के लाए। तो ये कमाल, इसको आप मैजिक बोल लीजिए, साइंस बोल लीजिए, ये होते हैं। प्रिडिक्शंस कई बार इतनी सही हो जाती हैं कि मेरे पास अभी एक लड़की आई थी, 2 हफ्ते पहले की बात है, उनका कुछ रिलेशनशिप इशू था। तो नॉर्मली क्या होता है कि कई रिलेशनशिप इश्यूज में आप देख रहे होते हो, सिनेरियो होता है, हम उन्हें गाइड कर देते हैं कि देखो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपके लिए बना कोई और है। मोस्टली केसेस में ये होता है। बट उसका उसका जो रिलेशनशिप था वो बहुत टॉक्सिक था। अगर अब मैं एक आम इंसान की तरह सोचूंगी, तो मैं कहूंगी कि भाई, व्हाई आर यू बियरिंग दिस, जो कि मैं नॉर्मली लड़कियों को बोलती हूँ कि तुम्हारा अपना स्टैंड होना चाहिए। भाई तुम अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो जब वो इंसान तुम्हें टॉक्सिसिटी दे रहा है, तो प्यार तो वो करता ही नहीं है। बट उस केस में मैं चाहती उसे बोलना कुछ और थी, मेरे कार्ड्स मुझे कुछ और बुलवा रहे थे और वो मुझे रोक रहे थे। मैं बोलना चाहती थी कि नहीं नहीं, ये शादी नहीं करेगा, ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन मैंने उससे बोला 1 महीना वेट करो, थोड़ा सा अपने आप को लिमिट कर लो, ताकि अगला बंदा आपका फायदा ना उठाए और आपको हर्ट ना हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तीनों तरीके से। लेकिन 1 महीना वेट करो, और 1 महीने के बाद देखो एनर्जी शिफ्ट होंगी। और कुछ मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करना,
जब वो फ़ोन करे तो ऐसे करना, जब वो ये चीज़ डिमांड करे तो ऐसे करना। क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनका कार्मिक नहीं है, ये सोलमेट है, लेकिन कुछ और रीज़न्स की वज़ह से वो इंसान दिल का बुरा नहीं है, लेकिन ऊपर से वो बहुत गलत कर रहा था उसके साथ। ओके। बट वो उस 1 महीने के दौरान उसको मैंने कहा तुम रेकी सीख लो, बस मेरी बात मानकर अपनी करो, कुछ मत करो रिलेशनशिप की। 1 महीने के दौरान वो एनर्जीज़ इतनी शिफ्ट हुई कि उस लड़के ने खुद आके उससे माफ़ी माँगी कि पिछले 2-3 साल में जो भी कुछ हुआ दैट आई वाज़ डूइंग रॉन्ग, बिकॉज़ वो लोग मेंट करते थे। और अब उनकी हुँ, शादी पक्की हो गई है, वो खुश भी है और काफ़ी चेंज आया उस लड़के के अंदर। अब वो मेंट करते थे और मैं सिर्फ़ ऊपर बातों से सुनकर और मैं कार्ड्स की ना सुनती, मैं ये नहीं करती और मैं उसको बता देती जैसे बाकी केसेज़ आते हैं कि टॉक्सिसिटी है छोड़ दो, तो वो होता ही नहीं ना। तो ये हुँ, चीज़ होती है मेरे साथ और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रीडर के लिए, काउंसलर के लिए या स्पिरिचुअल गाइड के लिए। हुँ, लेट द यूनिवर्स डिसाइड एंड लेट द यूनिवर्स टेल मी एंड लेट मी कन्वे द एग्ज़ैक्ट व्हाट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग टू द सीकर। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जो बहुत रीडर्स एंड बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इंसान है, उनमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये है कि जब दूसरा सामने बैठा है तो उसकी बागडोर आपके हाथ में आ गई। तो हुँ। आपको क अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप रुक जाओ वहाँ पर क्योंकि वो बंदा या वो बंदी बहुत विश्वास के साथ आपके पास आई है। बहुत, बहुत सही बात बोली, विश्वास का ही सारा गेम है हाँ, और राइट। एक रीडर को बिल्कुल बायस्ड ना होकर या मनी माइंडेड ना होकर वो करना हुँ। चाहिए जो एक्चुअली यूनिवर्स उसके थ्रू उस सामने वाले को हेल्प पहुँचाना चाहता है। देखिए मनी माइंडेड का भी ना मैं एक बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मनी माइंडेड क्या होता है, आप पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, कम चार्ज कर रहे हो, आप अपनी फीस ले रहे हो, वो मनी माइंडेड नहीं होता है। मनी माइंडेड होता है आपको कुछ नहीं आ रहा है या सिर्फ़ इसलिए कि दूसरे से पैसे निकलवाने हैं तो आप उसको कुछ ऐसा बता रहे हो कि पता है बंदा परेशान है तो इस समय पैसे खर्च करेगा, वो मनी माइंडेड होता है। अपने वक़्त का पूरा पैसा लो। हुँ, किसी को ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहे हैं आपके चार्जेज़ वो उसका प्रॉब्लम है। आपको अपने वक़्त का लग रहा है कि भई मेरा 1 घंटा ये वैल्यू करता है, तो आप कभी भी गलत जाओगे ही नहीं क्योंकि आपने अपनी मेहनत का, अपने वक़्त का पैसा ले लिया। हुँ, अब आप कम लोगे इसलिए कि आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आ जाएँ, आप कम-कम पैसे में करोगे ₹50, ₹100, ₹500 जो भी मतलब कम-कम पैसों में कर दोगे और आपको लग रहा है कि मेरा वक़्त इससे ज़्यादा का है तो फिर आप दूसरे तरीके अपनाओगे उससे पैसे निकलवाने के, हुँ, हुँ, डराओगे उसे, वो कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी काम आप अपनी ऑनेस्टी के साथ करते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क होता है, चाहे वो सोशल वर्क होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्क होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है एंड वही तो कर्मा है सारे। राइट। दैट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट कर्माज़ ना। हुँ, हुँ, हुँ। मोनिका जी, आज आपसे बात करके और इतनी सारी मॉडलिटीज़ के बारे में इतना क्लियर आपने आंसर दिया एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ऑल थैंक यू सो टोटल मच मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे सैटिस्फाई किया मिलके। आपने। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माय प्लेज़र और मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको देखने वाले, हुँ, आपको सुनने वाले जो व्यूअर्स हैं, हुँ, उन्हें बहुत-बहुत गाइडेंस मिलेगी इस वीडियो को देखकर और जो हुँ, भी प्रॉब्लम होगी उनसे और अगर आपसे वो डील करना चाहेंगे, तो मैं सभी व्यूअर्स के लिए मैसेज दूँगी कि मोनिका जी का कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी वेबसाइट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे समय ले सकते हैं और मोनिका जी थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आईं और आपने ये सारा एपिसोड करा। तो आई थैंक एम यू, रियली हैव अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। थैंक यू एंड थैंक यू सो थैंक्स मच। टू यूनिवर्स, थैंक्स टू थैंक्स गॉड। यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू हम लोगों के साथ आज यहाँ पे जुड़ने के लिए एंड आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको बताया है वो आपको कहीं न कहीं किसी तरीके से हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पसंद आई है और आप और भी कुछ इन मोडालिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन-सी मोडालिटी के बारे में टैरो कार्ड, कॉफ़ी कप या और भी कौन-सी मोडालिटी के बारे में आप और विस्तार से जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एक और विस्तार सेशन लेकर आएँ जिसमें मैं और डिटेल में बात करूँगी और आप चाहें तो आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट सेक्शन में पुट सक कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट अपने एपिसोड में वो क्वेश्चंस आपके लें और उस पे मैं अपने जवाब दूँ। धन्यवाद।